हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का 35 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, पूरे बुक का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस 35 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को अगर आपने याद कर लिया तो फिर आप लोगों का लघु उत्तरीय का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और 35 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और बोर्ड में हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, सबसे पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले ही चैप्टर से। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखो पहले ही चैप्टर से क्या है। ऊष्माक्षेपी या दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। जो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, इन दोनों का क्या अर्थ है, परिभाषा बताना है और उदाहरण दीजिए और आपको रिएक्शन भी देना है। अभी मैंने कल इस अभिक्रिया को पढ़ाया था, ये क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। बस थोड़ा सा आप लोग याद रखना, ये हमारा पहला चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बुक का मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना और डेली आप लोगों को याद करना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी, जिसे हम लोग दहन कह सकते हैं, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, जो हमारा लोहे की कील है उसके कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो विलयन है उसका रंग क्यों बदल जाता है, ये हमारा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना याद कर लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये जो लोहा का कील है इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाओगे तो कॉपर को विस्थापित करके और हमारा फेरस यानी कि लोहा फेरस सल्फेट बन जाता है, तो इसीलिए इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, हर जगह बुक में भी है, गाइड में भी है, हर जगह पढ़ सकते हो, वैसे मैंने पढ़ा भी रखा है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन नोट करते रहना कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। आपके ये कुछ पद हैं, उनका आंसर बताना है। पहला संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिता। संक्षारण की परिभाषा और उदाहरण बताना है, और जो हमारा विकृत गंधिता है इसकी परिभाषा और उदाहरण बताना है, इन दोनों का। ठीक है, अगर इन दोनों का आप लोग बता दोगे तो आपको 4 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। ध्यान रखना, एक एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये जितना मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, ये पूरा आपको याद करना है। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, 4 नंबर हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या अर्थ है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताना है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका दूसरा नंबर चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। ठीक है, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, तो वही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा आप लोग कंप्लीट कर लेना। इन सब का सोल्यूशन अभी आपको बताने वाला हूं लास्ट में, कहां मिलेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर, लेकिन ये सारा आप लोग कंप्लीट कर लेना जितना क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, सारा बुक का है। 5वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस को सांद्र यानी कि आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्यों रखा जाना चाहिए। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हम लोग अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, इसका आपको व्याख्या करना है, पूरा डिटेल बताना है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमारा 5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग देखते रहो, याद करते रहना। ठीक है, यहां देखो 6 नंबर कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। जो हमारा अयस्क होता है और खनिज होता है, इन दोनों की परिभाषा बताना है, और अयस्क
तथा खनिज में अंतर क्या है, जो अयस्क हमारा होता है और खनिज होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल तैयार कर लो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, याद कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दो, लिखा हुआ है वर्जन क्या है। जो हमारा वर्जन है, निष्तापन है, इन सब के बारे में जानना जरूरी है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो वर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो हमारा वर्जन है, वर्जन की परिभाषा बतानी है और यह क्रिया जो है किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। ये हमारा जो धातु एवं अधातु चैप्टर है ना, धातु एवं अधातु चैप्टर, उसी से लिया गया। सारा क्वेश्चन नोट कर लो, देख लो, ठीक है, ये सब तो पता ही होगा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेना आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो हमारा यही क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी उदाहरण के साथ समझाना है। समजातीय श्रेणी को आपको बताना भी है, परिभाषा भी बताना है और इसको उदाहरण के साथ समझाना भी है। देख लो, इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल याद कर लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर आप लोग देखो आपका सारा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जो एल्केन होता है और एल्काइन होता है और एल्केन, ठीक है, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आपको बताना है। ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ये हमारा डबल बॉन्ड होता है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं। CnH2n +2, ठीक है, ये हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। और एल्कीन का CnH2n, ये हमारा एल्कीन का होता है। और एल्काइन का भी सामान्य सूत्र समझ लो, CnH2n -2, ये हमारा एल्काइन का होता है। तीनों का सामान्य सूत्र, ठीक है, आसान है। इसमें 2 प्लस करो, इसमें कुछ भी नहीं, 0 है, और इसमें 2 माइनस कर दो, ठीक है, बस। तो ये हमारा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हमारा कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से है, लिखा रहता है कि संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी कीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, समजातीय श्रेणी पर, ऐसे कई सारे, किडमन अभिक्रिया पर, अस्ट्रीकरण अभिक्रिया, तो ऐसे कई सारे अभिक्रियाएं हैं छोटे छोटे जो आपको पढ़ लेना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लो, लिखा हुआ है यहाँ कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कल ही इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जब हमने एथिल अल्कोहल का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई थी, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 170 डिग्री सेल्सियस पर दूसरी अभिक्रिया हुई थी, अभी कल मैंने पढ़ाया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, साबुन के निर्माण से प्राप्त हमारा सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। या फिर इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा जाता है। एक हमारा जो सबसे फेमस है वो है बच्चों साबुनीकरण। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस टाइप से तो क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन यही है जो साबुन के निर्माण की प्रक्रिया, इस चीज को मैंने पढ़ाया है अच्छे से डिटेल में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समझो, इसमें क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में कि यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, मिसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मिसल है, मिसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है, कि मिसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो इन सब क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को बहुत मेहनत करके बनाया है। मैंने 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर एंड गाइड बुक सबको मिलाकर तब ये क्वेश्चंस मैंने लिया है कि अगर स्टूडेंट याद करे तो यहां से वो अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है कि जो आपका ये है, ठीक है, मतलब क्लोरीन, ये हमारा क्या है, क्लोरीन है।
तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका मतलब Cl है, ठीक है, Cl है और 35 ऊपर है इसका परमाणु भार और 17 इसका मतलब हमारा परमाणु क्रमांक है, ठीक है, 17 हमारा इसका परमाणु क्रमांक है। इस टाइप से ये लिखा हुआ है, मतलब ये जो है इस टाइप से लिखा हुआ है। क्लोरीन हमारा है 35 मतलब परमाणु भार और 17 परमाणु क्रमांक है, ठीक है, इस टाइप से लिख देना। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इनका स्थान भी लिखिए। पहले तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है, फिर आपको इसका आवर्त सारणी में इनका स्थान भी लिखिए। आवर्त सारणी देखिए जहां उसका स्थान हो लिख दो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15 बायोलॉजी से कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए तथा इनके क्या कार्य हैं, ठीक है, और इनके कार्य भी बताना है कि लार जो है ना, लार में पाए जाने एंजाइम जो भी पाए जाते हैं उसका कार्य भी बताओ, ठीक है, किस लिए पाए जाते हैं, क्या करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सारा क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लो, इन सब का आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आपको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा जो मतलब प्रकाश है, मतलब प्रकाश और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है वो आवश्यक है, ये आपको सिद्ध करना है। NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग देखेंगे। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रुधिर और लसिका में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। आपने देखा होगा, बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाया होगा कभी तो फिर देखा होगा, ठीक है। एंड ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार अंतर कम से कम याद कर लो, इधर आपका रुधिर हो जाएगा, इधर लसिका हो जाएगा, रुधिर का लिखो लसिका का लिखो, बस हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, और पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार रक्त बनता है, ठीक है। जो हमारा पल्मोनरी सिरा है में किस प्रकार रक्त बनता है। तो सबसे पहले आपको धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट करना है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, 4 5 अंतर बता दो, फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बता दो। क्वेश्चन नंबर 18 में बस इतना ही पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में अब आप लोग देखो, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। ये लघु उत्तरीय में वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा ही जाता है लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। तो देख लो कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, अगर छोटा परिवार हो तो उसका लाभ क्या है, महत्व क्या है, सब कुछ बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो कि जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। जो हमारा जनन स्वास्थ्य है उस पर एक टिप्पणी लिखना है, ठीक है। जो हमारा जनन स्वास्थ्य चैप्टर है या जीव जनन कैसे करते हैं उसी में है, ये आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो सारा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। जो हमारा डीएनए है और आरएनए में अंतर बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो डीएनए एक तरफ हेडिंग डाला, आरएनए। अब आप लोग बताओ डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है, नहीं पता है, पता होगा डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है, कि आप लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा आसान है। डीएनए, चलो मैं आपको एक का बता देता हूं, फिर एक का कमेंट कर देना। डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आरएनए का कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जीन का क्या अर्थ है। हमें जीन की परिभाषा देनी है। जो जीन होता है, जिन्हों मेंडल ने जिसका नाम कारक दिया था, क्या नाम दिया था, कारक, ठीक है। एंड जीन की प्रकृति संक्षेप में बताइए। जो जीन की प्रकृति होती है उसको आपको संक्षेप में बताना है। देख लो क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि समजातीय या फिर समजात तथा समरूप अंग को समझाना है। समजात जिनके जात समान हो, समरूप जो दिखने में एक रूप जैसा लगते हो, तो वो हमारा समजात और समरूप है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि समजात एवं समरूप को आपको समझाना है, ठीक है। कई बार पूछा गया, 23 नंबर क्वेश्चन है, विकास वाले चैप्टर से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, 23 तक हो गया, 24 देखो, ठीक है।
ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल का कांच के अपवर्तनांक कितने हैं? 4/3 है। कितना है? 4/3 ये, एवं 3/2, ठीक है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। मतलब ये न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान रखना, जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं इस पर बिल्कुल ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और बहुत आसान है, देखो लघु उत्तरीय में इतने आसान आएंगे, ठीक है। थोड़ा हार्ड भी आएगा तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनको आप लोग प्रैक्टिस करना, घर पर लगाना। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ध्यान दो। वायु के सापेक्ष, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, या फिर दोबारा देख लो। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ये मैंने आपको अभी बताया है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ठीक है। एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु रखी है। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए और प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए, ठीक है। जैसे हमारा जो प्रतिबिंब वाला है ना कि अवतल दर्पण की 6 स्थितियां, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां, उन सबको बताना है, ठीक है। यहां आपसे एक वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पूछ लिया है, वो भी हमारा किसका है? उत्तल लेंस का है, ठीक है, उत्तल लेंस का। तो अब आप लोग इतना तो जानते ही हो। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है और इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। हमें दूर दृष्टि दोष के बारे में बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव नेत्र का, ये लघु उत्तरीय में हर साल आता ही आता है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पूरे बुक का है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये इसके दोष के कारण भी बताना है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस को प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, और फिर इसके लेंस किस चीज का प्रयोग किया जाएगा लेंस के लिए, जो निवारण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म कोण जो हमारा 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगर साइन थीटा 49 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, 0.75 वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू इसमें जरूर कहीं ना कहीं आएगा, तो फिर आप इतना रख देना वैल्यू, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी दे रखेगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर क्यों लगाया जाते हैं? किसी विद्युत परिपथ में हमारा जो अमीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है, इसको क्यों लगाया जाता है और इन्हें परिपथ किन क्रमों में जोड़ा जाता है, इन्हें परिपथ में किन क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे काम करें अच्छे से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो सारा क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन तक। तो अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, 31, ठीक है, सारा क्वेश्चन देख लो। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा है, इसे आपको देखो, ये लिखा कि मतलब इसको हटा दो, इससे मतलब देखो 250, ठीक है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वाट और ये हमारा वोल्ट और यहां हमारा 200 वाट वोल्ट, ठीक है, के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए, ठीक है। यहां से देखना एक विद्युत बल्ब पर, ठीक है, यहां से आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा विद्युत का। देख लो, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, देखो न्यूमेरिकल है। 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता से समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उच्च चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यहां आपको बच्चों बल की गणना करनी है, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में।
35 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है कि ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ओजोन को बताना है और यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के बीच अंतर। देखो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपका विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बीच में अंतर पूछ लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बीच में लाइन खींचो, एक तरफ विद्युत मोटर एक तरफ विद्युत जनित्र और दोनों को बताना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। 35 नंबर ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस प्रकार आधार पर कीजिए। पहला नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, एक है हमारा संपेय तथा अक्षय क्या है। ठीक है, इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये है हमारे 35 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो। ठीक है, अब इसका आंसर कहां मिलेगा, इसके आंसर का मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं इस 35 के 35 का आंसर बताऊंगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, 35 के 35 का मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में इसका आंसर अभी मैं आपको दिखा दिया हूं कि जितना आप लोग याद कर सकते हो याद कर लो और कितना आपको याद है वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लो। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसे ही अगर और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।